नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रकाश, लाइट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिजिक्स के इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो अधीनस्थ बोर्ड में भी हर एग्जाम में जनरल साइंस के अंदर प्रकाश टॉपिक लिया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्योंकि ये जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी साइंस आती है हमारे, तो साइंस में सामान्य विज्ञान के रूप में आती है, और प्रकाश जो टॉपिक है, इससे संबंधित लेंस हो, दर्पण हो, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला जो प्रश्न हमने लिया है, बहुत आसान प्रश्न है। निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग नहीं है। हम पहले प्राथमिक रंग ही चूज कर लेते हैं। तो निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है लाल, नीला, हरा, पीला। अपने को जब ध्यान में रखना है इस प्रश्न को करते समय, तो एक आप ट्रिक या लाइन ध्यान रखें। ट्रिक ऐसे है, लानी है बेबी पिलाने वाली। लानी है बेबी पिलाने वाली। इसमें दोस्तों हमारे को जब ध्यान रखना है, तो उसमें जो स्टार्ट के 3 कलर आते हैं, वो जो स्टार्ट के 3 कलर हैं वो है लाल, नीला और हरा। ये जो स्टार्ट में हम 3 कलर की बात कर रहे हैं, ये तीनों जो रंग हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। और अगर अगले कलर की बात करें हम, तो बैंगनी, पीकॉक ब्लू, इसको हम पीकॉक ब्लू, नीला ही है लेकिन नीले में थोड़ा सा अलग प्रकार का नीला है, इसलिए पीकॉक ब्लू, और पीले से पिलाने से पीला रंग। तो दोस्तों यहां हम 6 रंगों की बात कर रहे हैं। 6 रंगों में हमने एक ट्रिक बनाया है। लानी है बेबी पिलाने वाली, इसमें से ला से लाल रंग, नी से नीला, है से हरा, बे से बैंगनी, पिकॉक ब्लू और पिला यानी येलो कलर। तो यहां जो हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो दोस्तों यहां जो 3 रंग हमने पढ़े थे, लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग थे। तो जो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बादलों का जो कलर है वो सफेद दिखाई देने का कारण क्या है। दोस्तों जो कलर हैं हमें जो दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश जो है वो धूल कणों से या वायुमंडल, अगर हम वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं हो तो हमें कैसा रंग दिखाई देगा आसमान का, तो हमें काला रंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार बादलों का जो सफेद रंग है वो प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मानव के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेत्र में, तो नेत्र की संरचना में सबसे जो बाहरी भाग है वो है नेत्र का कॉर्निया। नेत्र का सबसे बाहरी भाग है वो है उसका कॉर्निया। कॉर्निया के बाद अगर बात करें ये वाला हिस्सा, तो इसे हम कहते हैं रेटिना। ये जो सबसे बाहरी भाग है वो कहलाता है कॉर्निया। और यहां पर प्रकाश से संबंधित ये जो लेंस है, जो प्रकाश की मात्रा को रेटिना पर फोकसित करता है, ये नेत्र में पाया जाता है, वो लेंस है उत्तल लेंस। तो दोस्तों इस प्रकार नेत्र के अंदर हम लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ, किस स्थान पे बनता है। अभी अपन ने जो चर्चा की, मानव में ये जो नेत्र है वहां पर लेंस जो है वो किरणों को रेटिना पर फोकसित करता है। ये जो हिस्सा है ये नेत्र का रेटिना वाला भाग है। और रेटिना का जो हिस्सा है वहां पर जिस जगह सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं येलो स्पॉट, या हम उसे कह सकते हैं पीत बिंदु। तो इस प्रकार जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब है वो पीत बिंदु या रेटिना पर बनता है। तो यहां पर अपना आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा रोग नेत्र के जलीय व काचाभ द्रव से संबंधित है? दोस्तों यहां पर हमने ऑप्शन जो लिए हैं वो है ग्लूकोमा, जरा दृष्टि दोष और मोतिया बिंद या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें नेत्र के द्रव की तो वही संरचना हम वापस बनाते हैं। यहां पर लेंस है, ये जो हिस्सा है कॉर्निया और ये है हमारा नेत्र का लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड को बोलते हैं जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड को हम कहते हैं काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर। ये दोनों जो है द्रव आंख में जो दाब है वो बनाए रखते हैं, नेत्र दाब प्रॉपर बनाए रखते हैं। और अगर इन दोनों द्रवों में इम्बैलेंस होता है तो आंख से जो पानी है वो लगातार गिरने लगता है और शुष्कता आ जाती है। दोस्तों इस कारण जो नेत्र दोष पैदा होता है, ये नेत्र दोष स्थायी रूप से हमारी जो नेत्र दृष्टि है वो ले जा सकता है या समाप्त कर सकता है। तो स्थायी नेत्र दोष या स्थायी नेत्र दृष्टि अगर ग्लूकोमा हो जाता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में अपना काला पानी भी कहते हैं, ये काला पानी आंख में सरदर्द ज्यादा होने से आंख का पानी शुष्क हो जाता है और ग्लूकोमा बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी में जो दोष पैदा होता है वो आंख में वापस उसको नेत्र दोष को ठीक नहीं किया जा सकता। जितना डैमेज हो चुका है वहां पर रोका जा सकता है लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ग्लूकोमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा, अगर हम बात करें उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है, तो अवतल लेंस की बात करें तो वह होगा आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। तो आभासी, सीधा और छोटा, ये दो ऑप्शन हो गए हैं अपने। तो इसमें अपने डी राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर स्थित है, उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम इस प्रकार डायग्राम बनाएं, बात करें तो अगर वस्तु 2f पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f डैश पर। यह बिंदु f है, ये बिंदु f है। यदि वस्तु कहां रखी गई है 2f पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी कहां बनेगा? 2f पर बनेगा। और जब 2f पर प्रतिबिंब बनेगा तो इधर की दूरी, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। और बराबर दूरी होने से प्रतिबिंब भी बराबर बनेगा। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को कहां रखा गया है? 2f पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो 2f डैश पर। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? साबुन का जो बुलबुला है उसका रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यहां दो चीजें दी है अपने को। एक तो वस्तु से दूरी दी है और एक प्रतिबिंब से दूरी दी है। तो दोस्तों वस्तु से जो दूरी है उसे हम स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। यह है वस्तु से दूरी लेंस की, और v जो है वो प्रतिबिंब से लेंस की दूरी। यहां पर हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वो लेंगे f इज इक्वल टू uv अपॉन u माइनस v। तो यहां पर हम बात करें तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो वस्तु से जो दूरी है वो कितनी है? वो 30 सेंटीमीटर है। और जो प्रतिबिंब से दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में जो वस्तु की दूरी है वो माइनस में ली जाती है और जो प्रतिबिंब से दूरी है वो धनात्मक रहती है।
तो यहां पर जब हम सूत्र में मान रखें इसका, तो -30 मल्टीप्लाई बाई 20, दूसरी तरफ -30 -20, तो 30 और 20 का जो गुणज होगा वो -600 होगा। इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -50, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो मान बचेगा वो बचेगा प्लस का 12। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो अपना बनेगा डी, आंसर यहाँ सही होगा। एक बार फिर से देखते हैं, दूरी से अपन फोकस दूरी अगर निकाले तो अपने को फॉर्मूला जो है वो uv अपॉन u माइनस वी। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में वस्तु से दूरी जो है वो ऋणात्मक मान में लेते हैं। जब ऋणात्मक होगा तो इसका मान होगा -30। जब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की, तो दूरी है जो दी हुई प्रश्न में 20, फॉर्मूले में हमने सेट किया -30 मल्टीप्लाई बाई 20 और -30 और -20 का टोटल किया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अपना मान जो प्राप्त हुआ वो हुआ 12। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी का मतलब ये हमारे को जो दिया है वो दिया है f का मान दिया है, ये जो मान दिया है वो f का दिया है। और जब अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी की बात करेंगे तो ये मान होगा ऋणात्मक में। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे को मान दिया है वो लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी ये u का मान दिया है अपने को, और u का मान भी अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर हमारे को v का मान ज्ञात करना है। तो जब हम लेंस सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/f अपॉन 1/v माइनस 1/u। अगर हम यहाँ सूत्र में इसका मान रखें तो 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/-15। तो दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये माइनस और माइनस मान जो है वो प्लस का हो जाएगा। अगर हम इसको आगे हल करें तो 1/-30 बराबर 1/v प्लस 1/15। अब अगर हम इसका पक्षांतरण करें तो 1/-30 प्लस का था, यहां आके ये हो गया माइनस का, माइनस 1/15 बराबर 1/v। यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम पर ने ले लिया 30, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया अपने पास -1, 15 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया -2, इन दोनों को जोड़ा तो ये -3/30। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो -1/30, ये जो मान है 1/10, ये जो मान है, ये हमारे पास जो मान आया है वो आया है 1/10 माइनस 1/10। ये जो मान आया है वो आया हमारे पास 1/f का, और हमारे को पूछा किसका मान है 1/v का। हमारे को पूछा किसका मान है, v का मान है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हमारा हो जाएगा। वापस एक बार देखते हैं, जो फॉर्मूला है वो लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र है दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमारे पास फोकस दूरी 30 और वस्तु की दूरी -15 थी, हमने सूत्र में मान रखा और लघुत्तम लेके इसको हल किया, तो 1/v का मान आया हमारे पास -1/10, और हमें क्योंकि चाहिए था किसका मान, v का, तो हमने इसको उल्टा किया तो ये अपने पास मान आ गया -10। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यानी यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाहनों में पीछे की वस्तु देखने के अंदर हम जो दर्पण काम में लेते हैं वो उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, छोटा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सममित रूप में रखे गए दो समतल दर्पण को, सममित रूप में रखे गए दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर रखने से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी प्रतिबिंबों की संख्या बताइए।
प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला लेना है वो 360 बटा थीटा लेना है। अगर हम यहाँ बात करें 360 बटा 60 तो हमारे पास मान आता है 6। क्योंकि ये सममित तल में रखा हुआ है और मान सम संख्या में आ रहा है तो इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे -1। तो 6 माइनस 1 अपने पास मान आएगा 5। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा अपने पास में ए। वापस देखते हैं, सममित तल में रखा गया है समतल दर्पण, तो जब सममित तल में होता है तो मान हमेशा, एक बात का ध्यान रखें, वो मान विषम में प्राप्त होता है, यानी विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 4 और 6 आंसर नहीं होगा, या तो होगा 5 या होगा 7। तो हमने 360 बटा थीटा और सममित में इसलिए -1 किया क्योंकि सम में आंसर आ रहा है। तो 6 माइनस 1 बराबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए असत्य कथन है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन पहले भी देख चुके हैं प्रश्न इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहला, प्रकाश की किरण कहाँ आनी चाहिए? सघन से विरल माध्यम में आनी चाहिए, तो ये सही कथन है। प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी में लौट जाता है, बिल्कुल। अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखें तो इसका मान बढ़ाएं तो किरण अभिलंब से दूर हटती हटती वापस लौट जाएगी, तो ये बात भी कथन सही है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर आती तो इस दिशा में आती। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। ये कथन गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के लिए सत्य कथन है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। आभासी, सीधा और छोटा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है प्रकाश टॉपिक, लेंस से टॉपिक संबंधित और कुछ न्यूमेरिकल्स करने की प्रयास किया है। लगभग सभी प्रश्न या पूरे टॉपिक को कवर किया है हमने। तो आप इनका अभ्यास करते रहिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा आप देखते रहिए, टेस्ट देते रहिए। एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दें जिसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।